ईशा ने अपने फ्रेंड माइकल को अपने हॉस्टल के रूम में लेकर आ ही थी कि तभी हॉस्टल की लाइट चली गई। ओह गॉड, इतनी सर्दी में लाइट को भी अभी जाना था। अच्छा खासा जलता हुआ हीटर भी बंद हो गया। कोई बात नहीं सिया, मैं कैंडल जला लेता हूँ। जरा धीरे बोलो माइकल, मेरी हॉस्टल की वार्डन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर गलती से उसने तुम्हारी आवाज सुन ली ना तो मुझे अभी इसी वक्त हॉस्टल से बाहर निकाल देगी। माइकल ने मुस्कुराते हुए कैंडल जला दी। अचानक से माइकल की चीख निकल गई। पागल तो नहीं हो गए हो? चीख कर पूरे हॉस्टल को उठाओगे क्या? ये कोई तरीका है क्या मजाक करने का? माइकल ने कांपते हुए उंगली से छत की ओर इशारा करते हुए कहा। वो क्या है सिया? सिया की जैसे ही नजर रूम के छत पर गई तो उसके गले से दहशत के मारे चीख निकल गई। अगले दिन सिया और माइकल की लाश हॉस्टल के चर्च के सामने बने हुए एक पुराने कुएं में मिली। इस घटना के 6 महीने बाद ईशा हाथ में मार्कशीट पकड़े हुए अपने घर में घुसी और अपने पिता को देखकर खुशी से बोली, पिताजी देखिए मैंने पूरे स्कूल में टॉप किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी, मुझे तुम पे हमेशा से गर्व रहा है। लेकिन देखो ईशा, तुम होशियार हो, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अकेले शहर नहीं भेज सकता। गांव से कोई भी आज तक पढ़ाई के लिए शहर नहीं गया है। लेकिन दरअसल ईशा एक गरीब घर की लड़की थी। ईशा के माता पिता खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते थे, इसलिए कोई भी अपनी बेटी को आगे नहीं पढ़ाता था। ईशा बहुत होशियार छात्रा थी, परीक्षा में हमेशा अव्वल आती थी। ईशा की 10वीं कक्षा खत्म हो गई थी और वो पढ़ाई के लिए शहर के कॉलेज में जाना चाहती थी। लेकिन पिताजी, मैं महीने में 1-2 दिन वापस गांव आया करूंगी। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। वो सब ठीक है बेटा, पर वहाँ हम तुम्हारे साथ नहीं होंगे। तुम रहोगी कहाँ? हमारी कोई पहचान नहीं है शहर में। अब हम तुम्हें अकेले कैसे भेजें? बहुत जिद करने के कारण ईशा के माता पिता ईशा को शहर पढ़ने के लिए भेजने को तैयार हो गए। ईशा ने शहर जाने की तैयारी शुरू कर दी। ईशा के पिता ने स्कूल के प्रिंसिपल से बात करके शहर के हॉस्टल में ईशा के रहने का इंतजाम करवाया। अगले दिन ईशा शहर आई। वो जिस कॉलेज में पढ़ रही थी उसी कॉलेज के हॉस्टल में वो रहती थी। उसने रिसेप्शन में अपने कमरे के बारे में पूछा। उसे वहाँ पे रूम की चाबी और आईडी मिल गई। हॉस्टल की वार्डन ईशा को रूम दिखाने के लिए साथ आई। देखो, तुम यहाँ आई हो तो तुम्हें कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात, सुबह 6 बजे उठकर तैयार होकर कॉलेज आ जाना। दूसरी बात, बिना इजाजत कॉलेज के बाहर नहीं जा सकते। तीसरी बात, अगर कोई इमरजेंसी हुई तो मुझे बताना, वो भी 9 बजे से पहले। और हाँ, सबसे खास बात, कुछ भी हो जाए रात 9 बजे के बाद अपने रूम से बाहर नहीं निकलना, कोई भी इमरजेंसी हो। वार्डन की ये बातें ईशा को जरा अजीब लगी, लेकिन वो चुप रही। ईशा अपने रूम के पास पहुंची। उसने बेल बजाई तो एक लड़की ने दरवाजा खोला। हाय, मेरा नाम सलोनी है, मैं तुम्हारी रूममेट हूँ। हाय, मेरा नाम ईशा है। तभी ईशा ने देखा वॉशरूम से एक और लड़की बाहर आई। हाय, आई एम खुशी, मैं भी इसी रूम में रहती हूँ और अब तुम हमारे ही साथ रहोगी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? आई एम ईशा। तीनों बातें करने लगे। उनमें अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब तीनों एक साथ कॉलेज जाती, लंच करती, स्टडी करती और रूम में मौज मस्ती भी करती। एक दिन ऐसे ही बातें करते करते ईशा को याद आया कि उसे उस वार्डन ने 9 बजे के बाद बाहर जाने से मना किया था, लेकिन क्यों, वो समझ नहीं पाई थी। उसने उसके बारे में सलोनी और खुशी से पूछा। यार, मुझे एक बात इस हॉस्टल की समझ नहीं आई, ये रात 9 बजे के बाद सब कुछ बंद क्यों होता है? कोई बाहर क्यों नहीं जा सकता? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो यहाँ का कोई भी इस रूल को नहीं तोड़ता? वैसे तो ये बात हम दोनों को भी अजीब लगी और हम दोनों भी इस बात पर भरोसा नहीं करते, लेकिन रूल है इसलिए हम कभी बाहर नहीं गए। भरोसा नहीं करते मतलब ऐसी क्या बात है? दरअसल यहाँ सब ये कहते हैं कि इस हॉस्टल में रात के वक्त आत्माएं घूमती हैं और अगर हम अपने कमरे से बाहर गए तो ये आत्माएं हम पर हावी हो सकती हैं। आत्मा? ये भी सच में होती है क्या? मतलब हमारे गांव में तो कहते हैं कि होती है, पर मैंने कभी देखा नहीं और महसूस भी नहीं किया। हमने भी नहीं, पर रूल है।
अगले दिन हमेशा की तरह अपने क्लासेस खत्म करके तीनों अपने रूम में चली गईं। तीनों को बहुत आलस आ रहा था। यार बहुत बोर हो रहा है, आज तो लेक्चर में भी मुझे नींद आ रही थी। हाँ ना यार, कुछ इंटरेस्टिंग भी नहीं है यहाँ पर, बाहर भी नहीं जा सकते। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं अपने मोबाइल में गाना लगाती हूँ और हम सब डांस करते हैं। खुशी ने अपने मोबाइल पर एक गाना लगाया और तीनों डांस करने लगे। तभी गलती से खुशी का पैर ईशा के पैर पर पड़ा। बहुत जोर से पैर पर चोट लगी है। क्यों यार खुशी, जरा संभल कर करती ना डांस। आई एम सॉरी यार, वो डांस करते करते गलती से पैर पड़ा। यार बहुत दर्द हो रहा है, कुछ करो, किसी को हेल्प के लिए बुलाओ। मैं वार्डन को बुलाती हूँ, वो करेंगी हमारी मदद। खुशी वार्डन को बुलाने जा ही रही थी, तभी उसकी नजर दीवार पर लगी घड़ी पर गई। उसने देखा कि 12 बज चुके थे। वो समझ गई कि अब वार्डन भी उनकी मदद के लिए नहीं आ सकती, क्योंकि 9 बजे के बाद रूम से जाना मना था। यार 12 बज गए हैं, अब वार्डन भी हमारी मदद के लिए नहीं आएंगी। अब हमें ही कुछ करना होगा। ईशा, क्या तू सुबह तक वेट कर सकती है? क्या हम कल सुबह डॉक्टर के पास जाते हैं? यार मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं सुबह तक वेट नहीं कर सकती। सलोनी और खुशी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। खुशी ने कहा कि वो चोरी छुपे हॉस्टल के बाहर निकलेंगे और डॉक्टर के पास जाएंगे। सलोनी ने कहा कि अगर हम पकड़े गए या किसी को पता चल गया तो। खुशी ने कहा कि अभी कोई भी अपने रूम से बाहर नहीं होगा तो हमें कोई भी नहीं देखेगा, हम जल्दी से जाकर वापस आ जाएंगे। फिर सलोनी और खुशी ईशा को अपने कंधे का सहारा देते हुए हॉस्टल के बाहर ले आए। अरे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, ना कोई भूत ना कोई आत्मा। लगता है हम कहीं बाहर न जाए शाम को, इसलिए ये अफवाह फैलाई गई है। खुशी और सलोनी ईशा को डॉक्टर के पास लेकर आई। जाते वक्त जैसे ही सलोनी ने डॉक्टर का गेट खोला तो जोर जोर से हवा चलने लगी, मानो तूफान आया और कुछ ही पल में सब कुछ ऐसा शांत हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये बात तीनों को बहुत अजीब लगी। तीनों के मन में डर बैठ गया था। वो जल्दी से अपने रूम में आ गए और दरवाजा बंद कर लिया। अगले दिन सुबह तीनों उठी और क्लास के लिए निकल गई। क्लास में ईशा बहुत शांत बैठी थी। वो ना ही किसी से बात कर रही थी और ना ही किसी की बात का जवाब दे रही। खुशी और सलोनी ने ईशा से बात करने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। सलोनी ने देखा कि ईशा की आंखें धीरे धीरे लाल होती जा रही। ईशा सीधा रूम में जाकर अपने बेड पर सो गई। दूसरे दिन ईशा की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसका पूरा शरीर धीरे धीरे काला पड़ता जा रहा था और आंखों का रंग पूरी तरह लाल हो गया था। ईशा अपने बेड पर एक जिंदा लाश की तरह पड़ी थी। ये देखकर सलोनी और खुशी बहुत डर गई। उन्होंने वार्डन को बुलाया। वार्डन ईशा को देखकर समझ गई कि उस पर किसी बुरी आत्मा का साया है। क्या ईशा 9 बजे के बाद बाहर गई? सलोनी और खुशी ने हाँ में सिर हिलाया। तुम लोगों को कितनी बार कहा था कि 9 बजे के बाद बाहर नहीं जाना, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। ये इसी का नतीजा है कि ईशा पर किसी बुरी आत्मा का साया है। बहुत साल पहले इस हॉस्टल में मारिया नाम की एक लड़की रहा करती थी, जो चर्च के अंदर काला जादू करती थी। एक दिन हॉस्टल की पहली वार्डन मारिया को अपनी आंखों से एक मासूम की बलि देते हुए देख लिया। मरने के बाद वो लाश को चर्च के सामने वाले कुएं में फेंक दिया करती थी। इसीलिए गुस्से में आकर लोगों ने मारिया को जिंदा जला दिया। ये बात सुनकर सलोनी और खुशी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बहुत डर गईं। हमें माफ कर दिए मैम, ईशा की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए हम उसे 2 दिन पहले रात को डॉक्टर के पास ले गए थे। वार्डन को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो सामने वाले चर्च में गई और वहाँ से फादर मेल्विन के पास गई। उन्होंने फादर मेल्विन को सारी बात बताई। फादर मेल्विन ने अपने सामान की बैग ली और हॉस्टल की तरफ आए। रूम में आते ही उन्होंने देखा ईशा बेड के ऊपर हवा में तैर रही है। सलोनी और खुशी डर कर एक कोने में छुप गए थे। फादर मेल्विन ने अपने बैग में से शुद्ध जल निकाला और चारों ओर छिड़कने लगे और उसी पानी का एक घेरा भी बनाया और उन्होंने अपने बैग से क्रॉस और अपनी किताब निकाली
और मंत्र पढ़ने लगे। जैसे ही फादर मेल्विन मंत्र पढ़ने लगे, ईशा ने अपने शरीर को सीधा किया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज से आसपास रखी सारी चीजें टूटने लगी। तुम सब यहाँ से चले जाओ, ये मेरी जगह है। ईशा मेरा शिकार है। तुम्हें अगर अपनी जान बचानी है तो चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगी, सबको। फादर मेल्विन ने अपने क्रॉस की मदद से ईशा को पकड़ा और उसी पानी के घेरे के अंदर लाया। ईशा ने वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर वो नहीं कर पाई। फिर वह घेरे के अंदर ही अपने शरीर को मरोड़ने लगी। उसे ऐसा करते हुए देखकर सलोनी और खुशी और भी ज्यादा डरने लगी। घेरे के अंदर ईशा अपने नाखूनों से अपने ही शरीर को नोचने लगी। उसके शरीर से खून बहने लगा। फादर मेल्विन ने ईशा की मदद करने की बहुत कोशिश की, मगर ईशा का शरीर अब और ज्यादा दर्द सहन नहीं कर पा रहा था और सूरज निकलने से पहले ही ईशा ने अपना दम तोड़ दिया। ये सब हमारी वजह से हुआ है। अगर हम ईशा को बाहर ना ले जाते तो शायद ईशा आज हमारे बीच जिंदा होती।